हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीबीकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पूरा सेम टू सेम ऐसे पेपर देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 2 सेट यहाँ पे जो है पूरा सॉल्व करने वाले हैं। अच्छे तरीके से मैं आपको याद भी करवा दूंगा, समझा दूंगा अच्छे तरीके से समाजशास्त्र में जैसे पेपर कैसे सॉल्व करना, ये सब कुछ मैं आपको ए टू जेड बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पेपर पैटर्न इस प्रकार से 2025 को देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए रहते हैं, आप निर्देश को पढ़ सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट हम लोग का काम है वहां से कि बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। और जो है आप अपने कॉपी में जो है मान लीजिए ऐसे आपकी कॉपी रहेगी। ठीक है, मैंने कॉपी लिखने का तरीका बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिए, जरूर आपको फायदा वहां से जरूर मिलेगा। समाजशास्त्र में पहले तो आप बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद जो भी आंसर सही रहेगा वहां पे लिख के उसके बाद जो है यहाँ पे टिक कर देंगे। बस इतना काम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें समाज क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आपको बहुत जगह अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। लेकिन अगर समाज की बात किया जाए तो समाज अमूर्त होता है। ठीक है, बहुत सारे किताबों में अमूर्त और जो है मूर्त दोनों दिया है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा किताबों में जो है देखा है, तो आपको यहाँ पे मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो अमूर्त यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, समाज एक अमूर्त है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है वो माल्थस ने दिया था, और जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए कैसे आपको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है राज्य क्या है? इसका भी आंसर आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएगा, लेकिन मैंने बहुत सारे किताबों में जो है देखा है। तो आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, इसलिए बार बार मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में शायद मैंने जिक्र किया था इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संस्था। राज्य एक संस्था है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। ठीक है, राइट आंसर इसमें एम.एन. श्रीनिवास हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की गई थी? तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है, और यहाँ पे राइट आंसर जो है 1959 होगा। ठीक है, 1959, 1992 भी राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे 1959 दिया है तो राइट आंसर 1959 हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत हुई थी नागौर जिला में, राजस्थान में पड़ता है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में। तो राइट आंसर 1959 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक की रचना जो है एडम स्मिथ ने किया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक पूछा जाता है, बार बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्न में से कौन सा प्रदेश हरित क्रांति से सबसे अधिक ज्यादा जो है लाभान्वित हुआ है? तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले स्थान पर पंजाब आता है, फिर हरियाणा का नंबर आता है, फिर यूपी का नंबर आता है। तो ये 3 स्टेट थे जो हरित क्रांति से जो है लाभान्वित हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है तो सबसे ज्यादा पंजाब को लाभ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न से कौन से किस राज्य में वन पंचायत का गठन किया गया था? तो वन पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। आपको अगर याद होगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई थी, तो वहां से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उदारीकरण आर्थिक उदारीकरण की नीति को किस वर्ष अपनाया गया था? अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, आपको पता होगा। तो उन्होंने उदारीकरण का जो है, या आर्थिक जो उदारीकरण है ना, इससे भारत को उबारा था। तो ये 1991 में जो है उनकी अहम योगदान था आर्थिक उदारीकरण में। ठीक है, तो राइट आंसर 1991 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय समाज की आधुनिकीकरण में शामिल मॉडल क्या है? तो शामिल मॉडल जो है ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछा जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसको लिखने का तरीका आप समझ जाइए कैसे लिखते हैं, और पूरा नंबर आपको मिलेगा सही तरीके से कॉपी आप प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप इसे लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, और लगे हाथ अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके बारे में?
सामाजिक सर्वेक्षण से तात्पर्य सामाजिक शोध से है। सामाजिक शोध का मतलब समाज में जो रिसर्च किए जाते हैं, समाज में जो अलग अलग प्रकार के खोज किए जाते हैं वो उससे संबंधित। सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब ही होता है समाज में किया गया सर्वेक्षण, समाज में किया गया खोज सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा गया कि सामाजिक सर्वेक्षण से तात्पर्य सामाजिक शोध से है, यानी समाज में जो अलग अलग प्रकार के शोध रिसर्च किए जाते हैं जिसमें सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंध और सामाजिक दशाओं का वर्णन किया जाता है या सामाजिक इनकी दशाओं का जो है जांच की जाती है। यानी सामाजिक जीवन कैसा होता है, समाज में संबंध एक दूसरे से कैसा होता है, कुछ चीजें होती हैं जो मुख्य होती हैं और सामाजिक दशाएं कैसी है। इन 3-4 बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जो समाज है वो किस जीवन कैसे जीवन यापन कर रहा है, उसमें संबंध जो समाज में रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से बना हुआ है, सामाजिक दशाएं क्या है, ये सब का अध्ययन जो है करते हैं और यही प्रक्रिया सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों इसको आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं, समाज में होने वाले सर्वेक्षण या शोध को सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। जैसे समाज में समाज की स्थिति, समाज के संबंध और समाज के जीवन को जो है जांचा परखा जाता है। इन सब का अध्ययन हम सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगर आप इतना भी लेंगे तभी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे एक परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वेल्स के अनुसार। वेल्स एक समाजशास्त्री थे, इन्होंने जो है लिखा है कि जो निर्धनता तथा समुदाय की समस्या से संबंधित अध्ययन ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। यानी समाज में जो गरीबी है उसको जांच करना और जो समुदाय की समस्या है उसको जांच करना, इन सब का जो जांच होता है, इन सब का अध्ययन करना ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, तो वेल्स के अनुसार छोटी सी परिभाषा है, आप लिख सकते हैं। नोट में दोस्तों आपको बता दें कि सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित कितने सवाल घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्तर एक होगा, क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है। जैसे सामाजिक पद्धति से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से पूछ लेगा। ठीक है, या सामाजिक प्रणाली क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। सामाजिक शोध में सर्वेक्षण पद्धति को स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ लेगा सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए, या जो है सामाजिक सर्वेक्षण से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो समझ जाएगा कि राइट आंसर जो है वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार पद्धति क्या है। साक्षात्कार पद्धति की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, साक्षात्कार पद्धति को मैं आपको इमेज के माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर दूं, पहले समझा देता हूं मैं। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये जो व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, ये इंटरव्यू ले रहा है, यानी साक्षात्कार करता है। ठीक है, जो वाइवा लेते हैं, जैसे आपका टीचर है, टीचर बाहर से जब आते हैं वाइवा लेने तो क्या है, वो इंटरव्यूअर मतलब कि साक्षात्कार करता है। ठीक है, और जो आप हैं यानी आप जो है क्या है, आप उत्तर देने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, उत्तर देने वाले, ये व्यक्ति उत्तर देने वाला है, ये व्यक्ति प्रश्न पूछने वाला है। तो जो व्यक्ति प्रश्न पूछने वाला है वो साक्षात्कार होता है। ठीक है, साक्षात्कारता होता है, और जो उत्तर देता है वो जो है यहाँ पे व्यक्ति उत्तर देने वाला होता है। इन दोनों के बीच में जो भी प्रश्नों का पूछना होता है, जो जवाब होता है, ये प्रक्रिया साक्षात्कार कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि साक्षात्कार पद्धति का अर्थ मतलब साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के बीच आमने सामने संपर्क स्थापित करना होता है। मतलब एक तरफ एक व्यक्ति बैठा है, एक तरफ एक व्यक्ति बैठा है, जो व्यक्ति प्रश्न पूछने वाला है और एक व्यक्ति उत्तर देने वाला है। तो उनके बीच में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी उत्तर देंगे वो दोनों प्रक्रिया साक्षात्कार इंटरव्यू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी अपने शब्दों में भी आप आसानी से लिख सकते हो। और कहा गया इसमें कि ऐसे रहस्य का पता लगाना, उनके जानकारी प्राप्त करना है जिनसे उत्तरदाता के सिवाय कोई जानता नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो उत्तरदाता वही जानता है और उसी से जवाब निकलवाना होता है। तो इसीलिए जो है ये साक्षात्कार की जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रेक्षण पद्धति की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो प्रेक्षण पद्धति क्या है, आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रेक्षण पद्धति और इसके बारे में लिखेंगे। जो प्रेक्षण पद्धति है, ये प्रेक्षण लिखा हुआ है। प्रेक्षण पद्धति एक विधि है, ठीक है, जिसका प्रयोग सामाजिक शोध सामग्री या आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है।
प्रेक्षण पद्धति का मतलब क्या, हम कह सकते हैं कि ये प्रयोग की ही एक विधि है, ठीक है। इसमें समाज में जो विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं उनको आंकड़ों को कलेक्ट करना ये परीक्षण पद्धति के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि इसका प्रयोग उसे सामाजिक व्यवहार घटनाओं और परिस्थिति के लिए मतलब जो परिस्थितियां समाज में है उसके लिए किया जाता है, और जो भी घटित घटनाएं होती हैं उसको देखा जाता है कि समाज में कैसे लोग रहते हैं, उन समाज में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं और समाज की क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, इन सब के बारे में प्रेक्षण पद्धति के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। यानी जो डाटा हमें प्राप्त होगा, जो आंकड़ा हमें प्राप्त होगा वो प्रेक्षण पद्धति के माध्यम से प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला आपके सामने यहाँ पे है, प्रेक्षण पद्धति की 3 विशेषताएं बताइए। तो प्रेक्षण पद्धति की 3 विशेषताएं लिखनी है, 3 नंबर मिलेगा, 3 पॉइंट आपको इस प्रकार से लिख देना है। पहले हेडिंग डालनी है प्रेक्षण पद्धति की 3 विशेषताएं। पहली विशेषता क्या लिखेंगे, प्रेक्षण के माध्यम से हम किसी घटना के कारण और परिणाम दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात यह है कि समाज में कैसी घटना घटी है और उसका परिणाम क्या हुआ है यह हम कैसे पता करेंगे, प्रेक्षण के माध्यम से पता करेंगे। जब जाके वहां पे प्रेक्षण करेंगे, जांच करेंगे तो हमें पता चलेगा भैया कैसी घटना घटी थी और कैसा उसका रिजल्ट है, कैसा परिणाम आया है, ये सब हमें प्रेक्षण के माध्यम से पता चलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट लिखा है जो प्रेक्षक होते हैं उनका मूलभूत वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके अंतर विश्वसनीय सूचना एकत्रित की जाती है। यानी जो प्रेक्षक होते हैं जो जाके सर्वे करते हैं, वहां पे जांच करते हैं, तो वो एक तरह से विश्वसनीय आंकड़ा लेकर आते हैं। कोई ऐसा आंकड़ा नहीं होता है जो फर्जी हो, तो जो वो आंकड़ा लेकर आते हैं वो समाज की हकीकत होती है और उसी से समाज की हकीकत बयां होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जो प्रेक्षण विधि है ये शोध के उद्देश्यों के अनुकूल आंकड़े एकत्रित करने का एक मुख्य यंत्र है। ये प्रेक्षण विधि है, एक तरह से इसको माना जाता है कि भैया एक ऐसा यंत्र माना गया है जिससे हमें वो आंकड़े प्राप्त होंगे जो समाज के माध्यम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हमें वो आंकड़े अन्य किसी माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए हमें प्रेक्षण विधि अपनाना पड़ता है ताकि जो है समाज में अच्छे से हम लोग रिसर्च करके और एक नया और एक बेहतरीन और एक सही आंकड़ा प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ये पॉइंट दोस्तों समझ जाएंगे, आराम से लिख पाएंगे इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि राज्य क्या है, ठीक है। अगर राज्य क्वेश्चन पूछता कि राज्य क्या है तो उसमें लिखेंगे राज्य शब्द अंग्रेजी शब्द के जो है स्टेटस शब्द से बना है। यह शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है, लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है और इसे जो इसका अर्थ होता है दूसरे की तुलना में उच्च स्तर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँ दोस्तों राज्य, ठीक है। राज्य क्या है, राज्य एक हिंदी शब्द है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे आगे ये हिंदी जब शब्द है ये कहाँ से आया है, स्टेट से आया है, ठीक है। और जो स्टेट है ये आपका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द है। और ये अंग्रेजी शब्द स्टेट कहाँ से आया, तो जवाब होगा ये स्टेटर से आया, क्योंकि ये जो शब्द है ये पुर्तगाली शब्द है, उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। अब यहाँ पे जो इसका मतलब होता है वो दूसरे की तुलना में उच्च स्तर जो है बताना, प्राप्त करना, ये इसमें इसका मतलब है। राज्य शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो इटली के महान विद्वान मैकियावेली ने किया था। एक नंबर बहुविकल्प में पूछ सकता है कि राज्य शब्द की उत्पत्ति या राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो मैकियावेली ने किया था। अगर इसको बात करें आसान शब्दों में तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे राज्य एक ऐसा संगठन है, ठीक है। राज्य क्या है, एक ऐसा संगठन है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर शासन करता है। यह नियम कानून बनाता है, उन्हें लागू करता है और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों की भलाई के लिए काम करना और समाज को एकजुट करना होता है। अब यहाँ पे अगर मैं स्टेट की बात करूँ, राज्य की बात करूँ, जैसे यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, अब हम कह सकते हैं कि इन राज्य की अपनी जो है एक संविधान मतलब संविधान नहीं, एक कानून होता है, एक नियम होता है, ठीक है। और समाज की शांति के लिए लागू करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि अपने राज्य में जो है शांति बनी रहे और शांति व्यवस्था बनाकर काम किया जाए, ठीक है। राज्यों का जो उद्देश्य होता है वो लोगों की भलाई के लिए होता है और समाज एकजुट होकर काम करे, ये सब राज्य का उद्देश्य होता है। तो ऐसे पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं, आसान शब्दों में बयां कर सकते हैं। इसके बाद तो आता है यहाँ पे सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सांप्रदायिकता, ठीक है, लिखेंगे इसमें
सांप्रदायिकता से तात्पर्य किसी धर्म या समुदाय को बेहतर से दूसरों से बेहतर बनाना। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, जब किसी धर्म के लोग या किसी समुदाय के लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, बाकी धर्म की अवहेलना करें, तो ऐसे प्रक्रिया को सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मान लो कोई धर्म ए है, कोई धर्म बी है, कोई धर्म सी है। ठीक है, अब इसमें जो ए धर्म है वो कहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सब जो है वो निम्न कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न हो रही है। भारतीय संविधान में दोस्तों अगर बात करें तो भारतीय संविधान में सभी धर्म समान हैं। संविधान की नज़र में कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो जिस धर्म में रहता है उस धर्म को अपना सकता है, उसे प्रचार प्रसार कर सकता है, कुछ भी जो करना हो अपने धर्म का वो कर सकते हैं। प्रचार प्रसार करना हो, उनको मानना हो, किसी दूसरे धर्म को अपनाना हो, कर सकते हैं, ये आज़ादी है। लेकिन संविधान की नज़र में कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी बराबर हैं, एक समान है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसी भावना रखा जाता है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ पे सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न होती है। यह तब होता है जब लोग अपने धर्म को लेकर कट्टर हो जाते हैं और दूसरे धर्म के साथ मिलजुल कर रहने में दिक्कत महसूस करते हैं, तब वो कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद क्या होता है, इसको बढ़ावा देने के लिए दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए, या फिर कह सकते हैं कि इसके दो कारण बताइए, दो महत्व बताइए, ऐसा पूछ सकता है। तो क्षेत्रवाद के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं लिखेंगे इसमें, क्षेत्रवाद का मतलब किसी विशेष क्षेत्र या राज्य को बाकी क्षेत्र से बेहतर बनाना है। जैसे सांप्रदायिकता है वहां पे ऐसी क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद का मतलब, इसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक क्षेत्र है, कोई एक दूसरा क्षेत्र है। ठीक है, अगर कोई ए क्षेत्र है, कोई बी क्षेत्र है, ए वाला क्षेत्र के कि हमारा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है, हमारे क्षेत्र के लोग अच्छे हैं, उस क्षेत्र के लोग घटिया हैं, तो यहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है, जैसे सांप्रदायिकता में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब कोई क्षेत्र या विशेष राज्य के लोग अपने क्षेत्र को या राज्य को प्राथमिकता देने लगे, बाकी क्षेत्रों को दरकिरार करने लगे, या फिर उनको जो है निम्न या नीचा दिखाने लगे, तो उसे क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है और यूपी बिहार कोई रहने वाला है। ठीक है, तो अगर उसे कहे कोई कि भाई यूपी बिहार के लोग बड़े जो है अनपढ़ होते हैं और जो है कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास जानकारी नहीं होती, ज्ञान नहीं होता है, बोलने की तरीका नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षेत्रवाद की भावना हो रही है। अगर ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना है। तो आप इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं, बहुत आसान शब्दों में यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रवाद, यहाँ पे जो उसका बढ़ावा देने के दो प्रकार हैं यहाँ पे। तो दो प्रकार में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि पहला तो भाषा के आधार पे लोग अपना क्षेत्र अलग करते हैं, दूसरा है आर्थिक कारण पे। ठीक है, भाई किसी का विकास ज्यादा हुआ, किसी का विकास कम हुआ है। जैसे यूपी बिहार के लोग कमाने ज्यादातर कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, दिल्ली है, अन्य राज्यों में जाते हैं जहाँ पे विकसित है, जहाँ पैसा ज्यादा मिलता है। ठीक है, यूपी बिहार में उतनी ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं जो जिससे लोगों को रोजगार मिल पाए, वहाँ पे ज़्यादा कंपनियां हैं तो वहाँ पे लोग जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। तो आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर है और भाषा के क्षेत्र में भी यहाँ पे क्षेत्रवाद रखा जाता है। तो ये सब जो है इसके प्रकार हैं, आप इसमें आसानी से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, सांस्कृतिक विविधता से क्या समझते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसका आसान शब्दों में समझा दूं तो आपको क्लियर पूरा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सांस्कृतिक का क्या मतलब है। तो सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो यहाँ पे देखिए, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां जब एक साथ मौजूद हों, ठीक है, और दूसरी बात अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, परंपराएं, जीवन शैली शामिल हों, तो विविधता समाज के समृद्ध और अधिक समझदार बनाती हैं, क्योंकि हर संस्कृति अपने अनूठे विचार, परंपराएं और दृष्टिकोण लेकर आती हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग निवास करते हैं। जब एक ही क्षेत्र में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा आदि के लोग निवास करते हों तो उसे हम सांस्कृतिक विविधता के नाम से जानते हैं। जैसे भारत है,
भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे भारत में अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, भाषा के लोग, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम सांस्कृतिक विविधता कह सकते हैं। विविधता का मतलब भिन्नता। किसकी भिन्नता? संस्कृति की। यानी संस्कृति में देखा जाए तो हर धर्म की अपनी संस्कृति होती है, हर अपने राज्य की एक अपनी भाषा होती है, वहाँ के अपने कल्चर होते हैं, वहाँ पे संस्कृति होती है। तो जब एक साथ मिलकर रहते हैं सब लोग, तो उसे सांस्कृतिक विविधता के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे, तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, या पूछ लेगा धर्मनिरपेक्षतावाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में 3 आंसर आपको बताने वाला हूं। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि आपने सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर आपने क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ा, ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो तीनों का मतलब एक ही लाइन में आप समझ लीजिए। सांप्रदायिकता में कहा जाता है कि हमारा धर्म या हमारा संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है, और किसी धर्म को जो है निम्न दिखाया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताना, ये सांप्रदायिकता कहता है। और क्षेत्रवाद में कहा जाता है कि हमारा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता दोनों अपने आप में अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने धर्म को अलग अलग बताते हैं और सर्वोच्च बताते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता जो है ये सबसे अलग आता है, और ये इसकी जो विचारधारा है, इसकी जो अवधारणा है, ये कहता है कि किसी भी जो धर्म है, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म जो है समान है, ठीक है, सभी धर्म समान है। जैसे संविधान की नजर में समान है, वैसे ही सभी धर्म समान हैं, और कोई भी धर्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये धर्मनिरपेक्षता में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाषा मैंने लिखा है, आप इसको एक लाइन में समझ सकते हो। आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ऐसे सिद्धांत या दृष्टिकोण से है जिसमें सरकार या समाज में किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी धर्म लोगों का समान अधिकार है, उसका सम्मान साथ में करें और साथ में रहें। किसी भी धर्म को आधारभूत या फिर उसके भेदभाव ना करें। धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्म को समान दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे दोस्तों बात कही गई है कि एक तरफ सांप्रदायिकता में कहा जाता है कि हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है, दूसरी तरफ क्षेत्रवाद में कहा जाता है कि हमारा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। तीसरी बात यहाँ पे आती है धर्मनिरपेक्षता में, यहाँ पे किसी भी धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया जाता है, बल्कि सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों को अपना सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं, ठीक है। ये बात इसमें कहा गया है। आगे बात करते हैं, जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। तो जाति पूर्वाग्रह उत्तर लिखने से पहले आप यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, मैं दोनों शब्दों में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आसान शब्दों में, पहले यहाँ पे थोड़ा किताबी भाषा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में कुछ आए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आसान शब्दों में आपको आ जाएगा जो मैंने नीचे लिखा है। पहले यहाँ पे देखिए, जाति पूर्वाग्रह जाति व्यवस्था पर आधारित होता है। पहला पॉइंट भाई, जाति व्यवस्था जैसी होती है उससे जाति पूर्वाग्रह हो गया, ठीक है। जाति पूर्वाग्रह से संबंधित जाति के लोग अपने जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दूसरी जाति के लोग उसे तुच्छ हीन की भावना देखते हैं। वही बात यहाँ पे आती है जो सांप्रदायिकता में और जातिवाद उसमें आपका क्षेत्रवाद में कहा गया था। तो जाति पूर्वाग्रह में क्या होता है, यहाँ पे अपने जाति को सर्वश्रेष्ठ समझना, ठीक है। अभी तो धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना सांप्रदायिकता कहलाता था, क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ समझना क्षेत्रवाद कहलाता था। अब यहाँ पे जाति आ गया है, तो जाति पूर्वाग्रह मतलब अपने जाति को सर्वश्रेष्ठ समझना, ये जो है आपका जाति पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। सभी आंसर को रिलेट करके अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आगे इसमें लिखा गया है कि उनकी जो प्रति है वो जो है नकारात्मक सोच रहती है, यानी दूसरे जाति के प्रति नकारात्मक सोच रहती है। कोई उच्च जाति का है तो उसका जो है अलग अपना विचार होता है, ठीक है। कोई जो है अपना निम्न जाति का, उसका अपना अलग विचार होता है। कोई जो है उच्च जाति का है तो अलग सोचता है, कोई निम्न जाति को अपना अलग सोचता है, इस प्रकार से, ठीक है। आगे यहाँ पे अगर इस आसान शब्दों में समझे तो देखिए, जाति पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समूह को अपने जाति के आधार पर नकारात्मक रूप से मानना और उनका अपमान करना, मतलब अपने जाति से दूसरे जाति को अपमान करना और उन्हें नकारात्मक समझना। इसमें किसी भी जाति विशेष को नीचा या अपमान समझना शामिल होता है। वही
वही बात यहाँ पे कहा गया है, बिना यह देखे कि उस व्यक्ति का असल मूल्य क्या है या फिर उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, क्या उसके अंदर जाति भावना है कि नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों के अंदर ये जाति भावना जो है यही जाति पूर्वाग्रह के नाम से जानी जाती है। और जाति पूर्वाग्रह समाज में भेदभाव और असमानता का बढ़ावा देती है। जैसे सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, वैसे जाति पूर्वाग्रह है। क्षेत्रवाद में अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जातिवाद में अपने जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इससे ये दोनों चीजें जो है और सांप्रदायिकता, ये तीनों चीजें जो है कहीं कि समाज में एक तरह से भेदभाव और समानता पैदा करती हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, दिव्यांग से आप क्या समझते हैं। दिव्यांग से अगर बात करें तो यहाँ पे पहले हेडिंग डाल दीजिए और उसके बारे में लिखिए, जो व्यक्ति किसी कारणवश शारीरिक रूप से अपंग या अपाहिज होते हैं उन्हें विकलांग न कहकर उन्हें सम्मान पूर्वक दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। जो कोई लंगड़ा हो, कोई लूला हो या कुछ भी हो, ठीक है, अपाहिज हो, शारीरिक रूप से कोई भी दिक्कत, उसे समस्या हो, अगर उसे हम लंगड़ा लूला ऐसे बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, उसको बुरा लग जाएगा, इसलिए उसे दिव्यांग, एक सम्मान पूर्वक नाम दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्ग से क्या समझते हैं। तो अल्प मतलब थोड़ा, संख्यक मतलब थोड़े संख्या में जो लोग रहते हैं उन्हीं को अल्पसंख्यक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक में लिखेंगे ऐसे समुदाय जिसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भागीदारी बहुत कम या सीमित होती है, ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक समाज के अंतर्गत रखा जाता है। वही बात यहाँ पे है, अल्प मतलब थोड़ा, यानी जो लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनका भागीदारी बहुत कम या सीमित होता है, उसी को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे उनकी स्थिति उनकी कुल जनसंख्या, भाषा, धर्म आदि के आधार पर की जाती है। जो जैसे जहाँ पे रहते हैं उनकी जो भाषा होती है, उनकी जो जाति होती है, उनका जो धर्म होता है, उसी के आधार पे उन्हें अल्पसंख्यक नाम दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दलित वर्ग से आप क्या समझते हैं। अगर बात करें दलित वर्ग तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा, दलित वर्ग हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे इसके बारे में, जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति काफी न्यूनतम हो, उनके साथ आर्थिक सामाजिक भेदभाव व्यवहार किया जाता हो या फिर शोषण किए जाते हों, वो दलित वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में दलित वर्गों को अनुसूचित जाति में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो SC ST के लोग होते हैं उनको दलित वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इनका जो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम लोग थोड़ा इतिहास उठा के देखें तो पहले इनके साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। इन समाज के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार का मतलब छुआछूत की भावना रखी जाती थी, बहुत ज्यादा जो है भेदभाव किया जाता था। अभी भी समाज में थोड़ा मोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कुछ अब सुधार हो चुका है। और जो छुआछूत है, अस्पृश्यता जिसे बोलते हैं, वो धारा 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत उसे जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो ये पॉइंट इसमें जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद तो शुरुआत होती है आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद शुरुआत होगी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन दोनों प्रश्नों को मैं कवर करूंगा अगले वीडियो में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते रहेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उनको पहले करा देंगे। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में सुस्त रहिए। धन्यवाद।